बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है। तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहाँ पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहाँ भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहाँ कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे अब ठीक तो है? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है।
बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहाँ से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो, छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। अभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहाँ से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहाँ पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियाँ छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी।